हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। और पिछले वीडियो में बात किए थे जे.एच. थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। और आज बात करते रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। हेडिंग तो बेटा रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा रेज, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में वहाँ है। अल्फा रेज निकला, बीटा रेज निकला, तो हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में। तो 80 के बाद जो भी एलिमेंट है सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। उससे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा अपने आप निकलता है। ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया मान ली थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 90 है और मास नंबर कितना है 235 है ना। इससे अगर अल्फा रेज बाहर निकलेगा, अपने आप बाहर निकलेगा, और अल्फा रेज बाहर निकलेगा तो इसका एटॉमिक नंबर 2 घटेगा, उसका मास नंबर 4 घटेगा। तो एटॉमिक नंबर घटने पर एक नया एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, 90 में 2 घटा दो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। मास में 4 घटा दो कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा। तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब अल्फा रेज बाहर निकलेगा ना तो एटॉमिक नंबर 2 घटता है, मास नंबर 4 घटता है। लेकिन अगर इससे अगर कोई बीटा रेज बाहर निकलेगा, बीटा रेज इसको बोलते हैं बीटा रेज, तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है लेकिन मास में कोई चेंज नहीं होता। तो एटॉमिक नंबर घटना बढ़ना मतलब एटम भी चेंज हो जाना। तो एक नया एलिमेंट बन जाएगा वाई, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 89 होगा। मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास वही रहेगा। लेकिन इससे बेटा गामा रेज, इसको बोलते हैं गामा, अगर गामा रेज बाहर निकलेगा तो ना एटॉमिक नंबर घटेगा ना मास नंबर घटेगा, मतलब वही एलिमेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये वाई रहेगा, एटॉमिक नंबर 89, मास 231। लेकिन गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं भी घुस जाएगा। जैसे हम लोग कहीं चोट लगता है, गिर जाता है, हड्डी टूट जाता है, हम लोग कहाँ एक्सरे करवाते हैं, तो एक्सरे क्या करता है अंदर घुस के उस हड्डी का फोटोकॉपी कर लेता है। तो एक्सरे से भी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है, गामा रेज होता है। और गामा रेज से हम लोग कैंसर का इलाज करवाते हैं। ठीक है, या इलाज करते हैं गामा रेज से, है ना। इसी बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कहाँ से होते हैं 80 के बाद ओला रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उससे अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज बाहर निकलता है। ठीक है, चलो याद रखना बीटा रेज जो होता है बेटा, बीटा ये अल्फा रेज और ये अल्फा रेज जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव रेज होते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। लेकिन जो बीटा रेज होते हैं उसमें आपका नेगेटिव रेज होते हैं वो। और जो गामा होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव रेज होते हैं ना उसमें नेगेटिव होते हैं, न्यूट्रल रेज होते हैं। लेकिन इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, कहीं भी घुस जाएगा। कौन, गामा रेज। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या निकलते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, और क्या निकलते हैं गामा रेज। बहुत टॉक्सिक रेज सब है ना। अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कोई लीड बॉक्स एलिमेंट के अंदर भर देंगे, ये लीड बॉक्स है जिसको पीबी बोलते हैं, पीबी मतलब लीड होता है, इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है, ये लीड होता है। लीड बॉक्स के अंदर रख देंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो अपना अल्फा बीटा गामा को बाहर भी एमिट नहीं कर पाएगा, मैंने निकलेगा नहीं अल्फा बीटा गामा वहाँ से। ठीक है, तो इसी बोलते रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं 80 के बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उससे अल्फा रेज, बीटा रेज क्या निकलते हैं, गामा रेज निकलता है। अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा रेज निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 2 घटेगा, मास नंबर 4 घटेगा। बीटा रेज निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गामा में ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना मास में चेंज होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन गामा का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिस्कवर किए थे हेनरी बैकरेल, एक साइंटिस्ट थे हेनरी बैकरेल, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिस्कवर किए थे। और ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या अनस्टेबल होते हैं, क्यों, उससे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा निकलते रहता है और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है ना। चलो
तो अब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में थोड़ा जान लिया, अब समझ में आएगा तुमको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हेडिंग दो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा इसने क्या किया बाबू, एक गोल्ड का फॉइल लिया। अगर गोल्ड का ही क्यों लिया तो भाई गोल्ड का तुमको मालूम डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। डक्टाइल का मतलब उसको पीट के क्या करना, सीट पर, उसको बोलते हैं डक्टाइल। और सॉरी उसको बोलते हैं डक्टाइल का मतलब होता है उसको पीट के वार में कन्वर्ट करना, बोलते हैं डक्टाइल। और मेलेबिलिटी में बोलते हैं उसको पीट के सीट में कन्वर्ट करना, क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो गोल्ड का डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए गोल्ड को उसने चुना। उसने गोल्ड का एक फॉइल लिया, ध्यान देना बेटा, ये गोल्ड का एक फॉइल लिया, सोना का एक फॉइल लिया। तो वह सोना का फॉइल लिया तो सोना का ही एटम से ये मिल के बना होगा। और सोना का सिंबल क्या होता है, गोल्ड का AU होता है, ठीक है। तो गोल्ड के एटम से मिल के बना होगा पूरा गोल्ड का फॉइल। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 79 होता है, ठीक है। और यहाँ पर रखा बेटा एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन। जिंक सल्फाइड क्या, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। उस पर अगर एक होता है फ्लोरोसेंट, एक होता है फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरोसेंट का मतलब होता है अगर रेडिएशन पड़ेगा तुरंत रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा। और फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है जब तक तुम रेडिएशन दोगे वो एब्जॉर्ब करेगा, अब जब देना बंद करोगे तब वो रिफ्लेक्ट करेगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना। तो जिंक सल्फाइड क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है, रेडिएशन पड़ेगा तो चमकेगा वो, ठीक है, तो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इधर भी जिंक सल्फाइड का स्क्रीन रखा और यहाँ भी क्या बेटा, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन रखा। किसने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। और ये गोल्ड का फॉइल है, गोल्ड का फॉइल गोल्ड का एटम से मिलकर बना होगा, इसमें अरबों खरबों गोल्ड का एटम होगा। तो इसका एक गोल्ड का एटम से तुमको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं और हमने एक गोल्ड का एटम ले रहे, ध्यान देना बाबू। गोल्ड का एक एटम, बहुत सा एटम गोल्ड का होगा लेकिन एक एटम को लेते हैं हम यहाँ पर। ये गोल्ड का एक एटम है, ठीक है, गोल्ड का एक एटम है। इधर बेटा जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, ZnS। इधर भी क्या बेटा, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन रखा, दोनों तरफ रखा, कोई दिक्कत। और यहाँ पर बेटा एक लीड बॉक्स रखा यहाँ पर, और यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा। उसी क्या निकलेगा, अल्फा बीटा गामा रिज। ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ध्यान देना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इससे क्या निकाला, अल्फा रेज। तो यहाँ बहुत सा अल्फा रेज निकलेगा, बहुत सा। तो यहाँ पर बहुत सा अल्फा रेज निकला। तो यहाँ जब अल्फा रेज इससे पड़ा, गोल्ड एटम में पड़ा, तो ये पास हो गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। जब अल्फा रेज निकला रेडियो एक्टिव एलिमेंट से और गोल्ड एटम पर पड़ा, तो गोल्ड एटम पर विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गया, कोई डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, कोई डिफ्लेक्ट हो। 99.9% जब अल्फा रेज को गोल्ड के एटम से पास किया गया तो 99.9% अल्फा रेज विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास कर गया, कोई डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो सीधा पास हो गया, कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, पूरा अच्छा तरीके से पास हो गया, ठीक है। क्योंकि यह चमक रहा था, लेकिन जैसे ही सेंटर पर हिट किया तो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ इस तरह से। फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी हल्का से बेंड किया, ठीक है। लेकिन जब अगर सेंटर के बीच पड़ता है अल्फा रेज, अगर बीच सेंटर पर पड़ा, जैसे बीच सेंटर पर पड़ा तो जिस एंगल से आया उसी एंगल से क्या रिफ्लेक्ट हो गया, इधर चमकने लगा, ध्यान देना। फिर इधर पास हुआ तो फिर 100% पास हो जा रहा है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सब पास हो जा रहा है। मतलब सिर्फ हलचल कहाँ हो रहा है, सेंटर पर हो रहा है। तो रदरफोर्ड ने बोला भाई ये क्या हो रहा है कि जब गोल्ड के एटम पर हम अल्फा रेज पास कर रहे हैं तो मैक्सिमम अल्फा रेज क्या हो रहा है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जा रहा है। जब कुछ अल्फा रेज को सेंटर पर मारते तो वहीं डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जे थॉमसन ने क्या कहा था, जे थॉमसन ने कहा था भाई एटम गोल होता है, ठीक है। और एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो एटम का जो प्रोटॉन है वो चारों तरफ फैला हुआ है। प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है, उसी में इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं इम्बेडेड है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है और अल्फा रेज भी तरह क्या पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा रेज भी तरह क्या बताओ, पॉजिटिव रेज है। अगर हम इसको इसमें एटम से गुजारते हैं तो हर जगह डिफ्लेक्शन होता,
चार्ज जहाँ पर जाता वहाँ डिफ्लेक्शन होता, लेकिन डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, सिर्फ सेंटर पर हो रहा है, हर जगह नहीं हो रहा है। इसका मतलब रदरफोर्ड ने बोला कि एकदम बिल्कुल गलत बात है, एटम का पॉजिटिव जो है चारों तरफ नहीं फैला हुआ है। अगर चारों तरफ फैला हुआ रहता तो जहाँ से भी अल्फा रेज मारते वहाँ से क्या करता, वो रिफ्लेक्ट करता, डिफ्लेक्ट करता, एंगल मोड़ता है ना। तो ये एंगल कुछ मोड़ नहीं रहा है, वहाँ 100% विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जा रहा है। ठीक है, मतलब उसमें जब इसमें अल्फा रेज पास किया तो 99.9% बेटा 99.9% अल्फा रेज क्या हो गया बताओ, कैन पास थ्रू, कैन क्या बता, पास थ्रू गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल से क्या हो गया, पास कर गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब कुछ अल्फा रेज जब सेंटर पर होता है तो सेंटर पर पास होता, डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, और बीचों बीच पड़ने पर और डिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस पास है उस पास रिटर्न हो जा रहा है, इधर चमकने लग रहा है। तो बोला रदरफोर्ड ने कि हो ना हो एटम का पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ नहीं फैला, और फैला होता पॉजिटिव चार्ज तो जहाँ से मारते हैं वहाँ से डिफ्लेक्शन होता, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ सेंटर पर हो रहा है। तो इसका मतलब हो ना हो, इसने बोला रदरफोर्ड ने कि हो ना हो कि जो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ नहीं फैला हुआ है, मतलब इसने कहा कि बिल्कुल एटम गोल, इस चीज़ को हम भी मानते हैं, लेकिन एटम का जो पूरी पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ नहीं है, वो बेटा पॉजिटिव चार्ज कहाँ, सेंटर पर, ये सेंटर पर ही पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा हुआ है, ये सेंटर पर पूरी पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है। क्योंकि सेंटर पर ही क्या होता है कि अल्फा रेज आने से दोनों पॉजिटिव मिलेगा तो डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पर भी आने से पॉजिटिव मिलता है तो डिफ्लेक्शन होता है, और जब बीचों बीच पड़ता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, जिस पास से है उसी पास में रिटर्न हो जा रहा है, इधर चमकने लग रहा है। लेकिन फिर इधर आता है तो फिर पास हो जा रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं फैला हुआ है। एंटायर पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सेंटर ऑफ एटम। एटम के सेंटर पर सिर्फ क्या पॉजिटिव चार्ज, हर जगह नहीं है, और उस सेंटर को बेटा उसने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, क्या वो न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ नहीं फैला हुआ है। मतलब एटम गोल हम भी मानते एटम गोल है, लेकिन क्या बेटा एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ कहाँ पर है, सेंटर पर है, यहीं पर सेंटर पर है, और बाकी जगह क्या है, एटम खोखलापन है, और उस खोखलापन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। मतलब एटम खोखलापन है और उस खोखला पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और न्यूक्लियस पर ही क्या है, न्यूक्लियस पर ही क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, हर जगह नहीं है, कहाँ सिर्फ न्यूक्लियस पर है। ठीक है, तो इसी का कारण जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तब रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपना क्या दिया, एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे रदरफोर्ड ने क्या एटॉमिक मॉडल दिया। कोई पूछेगा बता रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बोलना सर। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल में अल्फा रेज को पास किया, तो गोल्ड फॉइल में बहुत सा गोल्ड का एटम होगा। जब गोल्ड फॉइल में अल्फा रेज को पास किया तो देखा कि अल्फा रेज मैक्सिमम पास हो जा रहा था विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो भाई अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज है, और एटम का जे थॉमसन ने बोले थे पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है, तो पॉजिटिव कहीं से वहाँ रिपल्सन होता है, लेकिन रिपल्सन नहीं हो रहा था। 99.9% अल्फा रेज पास कर गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। लेकिन जैसे सेंटर पर पास हो रहा है वहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब सेंटर के बीचों बीच पा रहा है तो और जिस पास है उसी पास से वापस आ जा रहा है। तो रदरफोर्ड ने कंक्लूड निकाला और कहा नहीं, जे थॉमसन जी जो बोल रहे हैं कि एटम का प्रोटॉन चारों तरफ फैला हुआ है, हम नहीं मानते हैं। अगर चारों तरफ फैला हुआ रहता तो हम जहाँ से भी अल्फा रेज मारते डिफ्लेक्शन करता, क्योंकि अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा हो नहीं रहा है, 99.9% पास हो जा रहा है। इसका मतलब एटम गोल है, हम भी मानते हैं, लेकिन एटम पूरी खोखलापन है, और उस खोखलेपन में सेंटर पर क्या है, प्रोटॉन्स है,
न्यूक्लियस, उसी का नाम न्यूक्लियस दिया। उसी न्यूक्लियस पर क्या प्रोटॉन मौजूद है, तभी जब हम अल्फा सेंटर पर पड़ता है तो वहाँ डिफ्लेक्शन होता है और एटम खोखलापन है, और उस खोखलेपन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। ये बताने के बाद तब रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया। तो एटॉमिक मॉडल नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि रदरफोर्ड ने क्या एटॉमिक मॉडल दिया, उसका क्या ड्रॉबैक्स आए, तब नेल्स बोर को आना पड़ा, है ना। तो इसको थोड़ा पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसका लिमिटेशन। तब तक के लिए बाय बाय।